तो बच्चों हम देख रहे थे कल स्थायी बंदोबस्त। कौन सा बंदोबस्त? स्थायी स्थायी बंदोबस्त देख रहे थे। देखो इसमें हमने इसका परिचय देख लिया था, कार्नवालिस ने किस प्रकार से इसे प्रारंभ किया ये भी देख लिया था, और इससे पहले कौन कौन से बंदोबस्त चल रहे थे वो भी देखा था। फिर हमने इसका जो स्थायी बंदोबस्त का तात्पर्य क्या था या क्या है वो भी हमने देखा। फिर हम देख रहे थे लक्ष्य और उद्देश्य पर, इसके लक्ष्य व उद्देश्य क्या देख रहे थे? लक्ष्य व उद्देश्य देख रहे थे। सबसे पहला हमने जो लक्ष्य देखा इसका वो था कंपनी की भू राजस्व से आय निश्चित। कंपनी की भू राजस्व से आय निश्चित करना। पहला लक्ष्य यह था इसका कि भैया कंपनी की जो भू राजस्व है उससे आय क्या कर दी जाए? निश्चित कर दी जाए। तो ये लक्ष्य इसका पहला रखा गया। क्यों? क्योंकि भैया जब हम किसी भी जागीरदार से ये निश्चित कर लेंगे कि आपको इतना टैक्स देना है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आएगा। अर्थात कार्नवालिस ने यही कार्य किया था कि जमींदारों के द्वारा या जमींदारों से जो टैक्स यानी कि जो समझौता किया गया उसमें उनकी भूमि के आधार पर लगान निश्चित कर दी थी। तो इससे क्या हुआ? कंपनी की आय भी निश्चित हो गई। अतः वो कंपनी की आय को क्या करना चाहता था? निश्चित करना चाहता था। इसलिए इसके बाद दूसरा जो लक्ष्य आया है वो है इस व्यवस्था से इस व्यवस्था से किससे? इस व्यवस्था से भूमि की उर्वरकता, भूमि की उत्पादन क्षमता, भूमि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। भूमि इस व्यवस्था से भूमि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना चाहता था। क्या करना चाहता था? वृद्धि करना चाहता था। इसलिए इस व्यवस्था को उसने प्रारंभ किया। ये दूसरा लक्ष्य है उसका। तीसरा जो लक्ष्य उसने निर्धारित किया वो था अधिक से अधिक धनराशि, अधिक से अधिक धनराशि, अधिक से अधिक धनराशि पर, कौन सी राशि पर? अधिक से अधिक धनराशि पर बंगाल की भूमि, बंगाल की भूमि यानी कि अधिक से अधिक धनराशि पर बंगाल की भूमि देकर कंपनी की आय, बंगाल की भूमि देकर कंपनी की आय, कंपनी की आय बढ़ाना चाहता था। तीसरा कार्य उसने क्या किया? अधिक से अधिक धनराशि पर बंगाल की जो भूमि है उसे देकर कंपनी की आय बढ़ाना चाहता था। इसके साथ चौथा कार्य उसने क्या किया? चौथा, जमींदारों का, किसका? जमींदारों का एक ऐसा, जमींदारों का एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था, बनाना चाहता था जो कंपनी का सदा, जो कंपनी का सदा स्वामी भक्त
भक्त बना रहे। कंपनी का सदा क्या बना रहे? स्वामी भक्त बना रहे। अब याद रखना, जमींदार कंपनी का स्वामी भक्त कब बना रह सकता है? जब वो निश्चित राशि को तो कहां जमा करा रहा है? कंपनी को। साथ में जो ऊपर वाली राशि है उसको अपने पास रखे। इसलिए जमींदार को यह अधिकार दिया गया इसके द्वारा कि वो कितना भी कर किसानों से वसूल कर सकता है। तो जो किसानों से वसूल करने वाला जो था ना, जमींदार क्या करते थे? किसानों से उपज का 10/11 भाग वसूल करते थे। कितना भाग वसूल करते थे? 10/11 भाग वसूल किया करते थे जमींदार। किनसे? किसानों से। और जबकि कंपनी को कर जमा कराना है एक निश्चित, जबकि उससे फालतू ले रहे हैं। अर्थात यहां पर हम बात कर रहे हैं 90% तक ये टैक्स ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? 90% से ऊपर तक टैक्स ले रहे हैं। तो अनुमान लगा लीजिएगा कि किसानों के पास कितना सा अनाज बचा होगा। तो एक बात देखिए दोबारा से, कंपनी की भू राजस्व आय निश्चित करना चाहते थे। दूसरा, इस व्यवस्था में या इस व्यवस्था से भूमि की उत्पादन क्षमता वृद्धि करना चाहता था। तीसरा, अधिक से अधिक धनराशि पर बंगाल की भूमि देकर कंपनी की आय बढ़ाना चाहता था। कि बंगाल की भूमि को अधिक से अधिक धनराशि पर देकर वो क्या करना चाहता था? कि कंपनी की आय बढ़े। चौथा, जमींदारों का एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जो कंपनी का क्या बना रहे? स्वामी भक्त बना रहे। और ऐसा तब हो सकता है जब जमींदारों को क्या हो? ज्यादा लाभ। और जमींदारों को ज्यादा लाभ कब होगा? जब वो किसानों से उपज का अधिक से अधिक भाग लेंगे। तो यहां पर कितना भाग लिया जा रहा है? 10/11 भाग वसूल किया जा रहा है। कितना किया जा रहा है? 10/11 भाग। अतः जमींदार भी खुश। और जमींदार किसके स्वामी भक्त हो गए? कंपनी की। छाप दीजिए। और शायद मेरे को लगता है कल ही आपने छाप दिया होगा। चलिए, अब है स्थायी बंदोबस्त के लाभ या गुण। लाभ या गुण। स्थायी बंदोबस्त के लाभ या गुण। तो देखो, स्थायी बंदोबस्त में क्या क्या लाभ थे या क्या क्या गुण थे, उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम बात करें तो याद रखना, किसानों की दशा में सुधार हुआ। किसानों की दशा में सुधार हुआ। यानी कि इस स्थायी बंदोबस्त से आ जाने से किसानों की जो दशा थी ना, वो सुधर गई। कैसे सुधरी हुई समझो। कि पहले किसानों से, ठीक है, मन माफिक वो लिया जाता था लगान। अब जब ये लगान निश्चित हो गया तो जमींदार सिर्फ जो निश्चित लगान है ना, उससे थोड़ा ही फालतू लेते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं ले रहे। अर्थात किसानों की दशा इससे क्या हुई? सुधर गई। क्योंकि अब उनके पास थोड़ा ज्यादा यानी कि अनाज बचने लगा। दूसरा, दूसरी बात करें हम किसानों व जमींदारों ने, किसने? किसानों व जमींदारों ने। किसने? किसानों व जमींदारों ने भूमि को भूमि को
उपजाऊ बनाने के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दिया या जोर दिया। उपजाऊ बनाने के लिए बनाने पर जोर दिया, जोर दिया। यानी किसानों और जमींदारों ने भूमि को उपजाऊ बनाने पर क्या कर दिया, जोर देना प्रारंभ कर दिया। अर्थात अब भूमि को वो क्या करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक उपजाऊ बनाया जाए, ताकि किसान को भी लाभ हो और जमींदार को भी लाभ हो, और कंपनी को क्या देना है, एक निश्चित, अर्थात इन दोनों को लाभ होना चाहिए। तो ये दोनों के दोनों क्या करने लगे, अपनी भूमि को ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद डालने लगे। यानी कि जो अपना ये खाद, जो घरेलू खाद होता है, गोबर खाद होता है, उसी का इस्तेमाल होता था बेटा उस समय। ठीक है, रासायनिक खाद नहीं आए थे उस समय, रासायनिक खाद नहीं आए थे। तो जो हमारा जो कूड़े वाला जो खाद है उसका इस्तेमाल यहां पर किया जाता था। तीसरी बात करें तो कंपनी की आय में इससे क्या हुई, वृद्धि। किसमें हुई है, कंपनी की जो आय है ना, इसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त हो गया। अब स्थायी बंदोबस्त हो गया तो जो, यानी कि इन्होंने 7 साल तक अध्ययन किया। तो कार्नवालिस ने कितने साल तक अध्ययन किया था, 7 साल तक, और 7 साल की उपजों को देखा था भाई किस प्रकार की उपज होती है और कितना होती है, उसके अनुसार इन्होंने कर लगाया, उसके अनुसार ये टैक्स लिया जाता था। तो कंपनी की आय से उसने क्या की, अधिक से अधिक निर्धारित की, और कंपनी की आय में क्या हुई, वृद्धि हुई। अब उसको पता चल गया कि मेरी तो आय इतनी होनी है बंगाल से, ठीक है, तो वो निश्चित कर लिया गया किसके द्वारा, कार्नवालिस के द्वारा। तो यानी कंपनी क्या हो गई, वृद्धि वृद्धि हो गई, अर्थात बढ़ोतरी हो गई। चौथा कार्य, चौथा लाभ जिसे हम बात कर रहे हैं वो है लगान वसूली से, लगान वसूली। किसे, लगान वसूली से कंपनी को मुक्ति मिल गई भाई। यानी कि लगान जो वसूल करती थी कंपनी, अब पहले तो वो डायरेक्ट लगान वसूल करती थी, अब उसे मुक्ति मिल गई। अब उनका कार्य कौन कर रहे हैं, जमींदार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, जमींदार और जागीरदार जो हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि भूमि उनको क्या दे दी गई है, ठेके पे दे दी गई है। अर्थात उनको यानी कि मालिक बना दिया गया कि आप भूमि के क्या हो, मालिक हो, आप हमें इतना लगान दोगे इस क्षेत्र से, बाद बाकी का आप रखोगे। तो अब जो कंपनी अपने गुमास्ताओं को जो नियुक्त करती थी, यानी टैक्स वसूल करने वालों को जो नियुक्त करती थी, अब उनकी झंझट से मुक्त हो गई। अर्थात लगान वसूल करने का अधिकार अब किसके पास आ गया, किसान का, जमींदारों के पास आ गया, जागीरदारों के पास आ गया। अब यानी कि जो कंपनी है इस कार्य को करना, कंपनी ने लगान वसूल करने को क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अब उनका कार्य कौन कर रहे हैं, जमींदार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, जमींदार। और जमींदार जितना लगान निर्धारित किया है उतना तो कंपनी में जमा कराते हैं, बाद बाकी का अपने खजाने में जमा कर लेते हैं। छाप दीजिए, फिर आगे चलते हैं। प्रिंट ले लिया बेटा। शाबाश बेटा, वर्षा बहुत जल्दी छापती है, ठीक है। एक बार दोबारा देखिए, फिर आगे चलते हैं, इसी को आगे और बढ़ाना है। किसानों की दशा में सुधार, अर्थात स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ, किसानों की दशा अब सुधरने लगी, क्योंकि उस समय कंपनी के समय बहुत ज्यादा मात्रा में लगान लिया जाता था, लेकिन अब लगान क्या हो गया, निश्चित हो गया। इससे किसान की दशा सुधरने लगी। और किसान और जमींदार, दूसरा, किसान और जमींदारों ने, जागीरदारों ने अब भूमि को उपजाऊ बनाना प्रारंभ कर दिया। अब भूमि को क्या करना प्रारंभ कर दिया, उपजाऊ बनाना, ताकि खुद को भी फायदा हो और कंपनी को भी फायदा हो। दूसरा, कंपनी की आय में वृद्धि हुई। कंपनी की आय में वृद्धि हुई। पहले क्या था कि जितना उत्पादन होता था ना उसका लगान लिया जाता था, लेकिन अब तो कंपनी ने क्या कर दिया, निश्चित लगान कर दिया। आपके चाहे कितना ही पैदा हो, हमें तो इतना लेना है।
ठीक है, तो कंपनी की आय क्या होगी, निश्चित हो गई और वृद्धि और होगी, इसमें क्या होगी, बढ़ोतरी। चौथा, लगान वसूली से कंपनी को मुक्ति मिल गई। अब लगान वसूली का कार्य कौन करने लगे, जमींदार स्वयं करने लगे। कौन करने लगे, जमींदार स्वयं करने लगे। चलिए, हाँ, देखो कंपनी की आय निश्चित निश्चित हुई, यानी कि मैंने आपको तीसरा टॉपिक बताया था, कंपनी की आय में वृद्धि हुई। अब मैं आपको पांचवा बता रहा हूं, कंपनी की आय अब क्या हो गई, निश्चित हो गई है। अब उसे मालूम चल गया कि मुझे इस साल कितना पैसा मिलने वाला है। जैसे कि एक वेतनभोगी जो कर्मचारी है, वो उसको मालूम है कि मंथली उसे कितना मिलेगा और उसी के अनुसार अपना कार्य करता है। ठीक है, और उसी के अनुसार अपनी रूपरेखा बनाता है, अपना जीवन जीता है। तो अब कंपनी को भी क्या पता चल गया कि भैया हमारे इस साल इतनी आय होगी और इसको कहां कहां खर्च करना है। अतः कंपनी को यह लाभ हुआ कि उसे पहले ही पता है कि हमारे पास कितना पैसा आएगा। छठा, छठी हम बात करें तो पट्टे द्वारा, किसका, ये पट्टे द्वारा द्वारा यानी कि जो लगान निर्धारित किया गया है, ये किसके द्वारा किया है, पट्टे द्वारा लगान निश्चित किया गया। क्या किया गया, देखो पट्टे के द्वारा अर्थात तो प्रत्येक जमीन का पट्टा दिया गया। जो जमीन चल रही है जिसके किसान के अधीन है, उसका क्या दिया गया, पहले पट्टा, कि भैया आपकी 1 बीघे जमीन है, आपकी 2 बीघे जमीन है, उसका पट्टा दिया गया। अब उस पट्टे के आधार पर क्या लगाया गया है, लगान। क्या लगाया गया है, लगान निश्चित किया गया है। अब वो ये नहीं रहा कि सब पैदावार कितनी होगी, क्या नहीं होगा, कैसे कैसी फसल है, वो नहीं। अब पट्टे के आधार पर लगान लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा, पट्टे के आधार पर, अर्थात हमारी 1 बीघे जमीन है तो इसमें हमारा इतना लगान जाएगा, तो वो निर्धारित कर दिया गया। अर्थात किसके द्वारा किया गया, पट्टे के द्वारा, कि जिस प्रकार से हम कह सकते हैं ना हमारी कितनी जमीन है, उसी के आधार पर ये व्यवस्था की गई। सातवां, तो सातवां है स्वामी भक्त जमींदारों का उदय हुआ। स्वामी भक्त जमींदार, स्वामी भक्त जमींदारों का उदय हुआ। किसका उदय हुआ, स्वामी भक्त जमींदारों का। कैसे हुआ, देखो देखो मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये भूमि किसको दी गई, जमींदारों को दी गई थी। और जमींदारों ने ये भूमि किसको दी, किसानों को। किसको दी है, किसानों को। तो भूमि के मालिक कौन है, जमींदार है। कर कौन रहे हैं, किसान कर रहे हैं। ठीक है, अब किसान जो पैदा कर रहे हैं उन उनमें से लगान वसूल कौन कर रहा है, जमींदार। और जमींदारों से ही ये समझौता किया गया है, स्थायी बंदोबस्त है जो, कि भैया आप तो हमें इतना लगान देंगे। अब ये जमींदार किसानों से कितना भी कर वसूल करे, ठीक है, इससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जब कंपनी का लेना देना नहीं है तो कंपनी को कितना देना, एक निश्चित मात्रा में। तो ऊपर की जो रकम बची वो किसकी होगी, जमींदार की होगी। तो जमींदार को ये रकम कहां से मिल रही है, एक तरीके से कंपनी से मिल रही है, क्योंकि कंपनी ने निर्धारित कर लिया ना, भाई हमें तो इतना लेना है, आप इसके मालिक हो। तो कंपनी ने उनको मालिक बनाया और कंपनी ने ही उनको अधिकार दिया लगान वसूल करने का। इसलिए जमींदार किसके स्वामी भक्त हो गए, कंपनी के। स्वामी भक्त जमींदारों का क्या हुआ, उदय हुआ। अर्थात स्वामी भक्त किसके बन गए, ये जमींदार हैं जो कंपनी के स्वामी भक्त बन गए।
अर्थात उसके गुणगान गाने लगे, किसके? कंपनी के। तो ये कार्य किया गया, ठीक है, कि स्वामी भक्त जो जमींदार हैं उनका उदय हुआ। नेक्स्ट, आठवां, ये जमींदारों को, जो जमींदार जो ये है स्वामी भक्त बने हैं, अर्थात इनका उदय हुआ है, इनके पास जमींदारों को अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई। सुविधाएं प्रदान की गई या प्राप्त हो रही थी। इनके जमींदारों को अनेक सुविधाएं प्राप्त हो रही थी। अब प्रश्न आता है कि सर ये कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त हो रही थी? तो ठीक है, पहले से उतार लीजिए, फिर मैं बताता हूं कौन कौन सी हुई है। छापिए। चलो ठीक, देखो पहली थी यानी पांचवी थी, कंपनी की आय निश्चित हुई। छठी है, पट्टे द्वारा लगान निश्चित किया गया। सातवीं है, स्वामी भक्त जमींदारों का उदय हुआ। स्वामी भक्त का उदय हुआ। आठवीं है, जमींदारों का या जमींदारों को अनेक सुविधाएं प्राप्त हो रही थी। जमींदारों को अनेक सुविधाएं प्राप्त हो रही थी। तो देखो ये अनेक सुविधाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली सुविधा हम बात करें, उत्तराधिकार। उत्तराधिकारी यानी कि कोई भी राजा मर गया या जमींदार मर गया तो उसकी गद्दी पर जमींदार दूसरा बैठेगा ना, उसका बेटा बैठेगा। तो जमींदारी, जुर्माने, उत्तराधिकारी, जुर्माने, कौन सा जुर्माना? उत्तराधिकारी जुर्माने की समाप्ति। किसकी समाप्ति की गई है? उत्तराधिकारी जुर्माने की समाप्ति। यानी कि हम इसको कह सकते हैं, जब जमींदार मर जाता था तो उसके स्थान पर उसका पुत्र गद्दी पर बैठता था, तो कंपनी को जुर्माने के रूप में कुछ पैसे दिए जाते थे, उसे उत्तराधिकारी जुर्माना कहते थे। क्या कहते थे? उत्तराधिकारी जुर्माना। अब जो जमींदार कंपनी के साथ इस स्थायी बंदोबस्त को कर चुके हैं, उन्हें ये नहीं चुकाना पड़ेगा, क्योंकि इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। दूसरी बात करें तो याद रखना, भूमि बेचने से पूर्व, भूमि बेचने से पूर्व, यानी कि भूमि यानी जमींदार जो है भूमि बेचने से पूर्व अनुमति नहीं 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 लेगा। देखो, इससे पहले, स्थायी बंदोबस्त से पहले क्या था कि जब जमींदार भूमि को बेचता था ना, तो पहले वो अंग्रेजों से क्या, कंपनी से क्या लेता था? अनुमति। अब इसके माध्यम से जब ये कर लिया गया, जमींदार और कंपनी के मध्य समझौता हो गया, स्थायी बंदोबस्त वाली व्यवस्था हो गई, तो भूमि बेचने से पूर्व अब जमींदारों को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी भूमि को बेच सकते हैं। यह निर्धारित कर दिया, भूमि बेचने से पूर्व अनुमति नहीं लेगा। तीसरी बात करें, अपने क्षेत्र में, ठीक है, अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था, अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था, अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में
बनाए बनाए रखने से मुक्ति क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई भैया। अब कैसे मुक्ति मिली देखो, अपने क्षेत्र में, यानी कि जमींदार को अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने से मुक्ति मिल गई। क्यों मिल गई ये भी सुन लेना। अब ये क्षेत्र कंपनी के अधिकार में आ गया। अब यहां पर शांति व्यवस्था बनाने का अधिकार किसके पास रहेगा? कंपनी के पास। ये जमींदार तो क्या करेंगे, बस लगान वसूल करेंगे और निश्चित लगान देंगे और अपने पास रखेंगे। ठीक है, अतः शांति व्यवस्था का कार्य अब कौन